गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते कि आर्थिक भूगोल में अपन का एक महत्वपूर्ण विषय है कि आर्थिक भूगोल की विधियाँ। ये एक इस प्रकार का जो अध्याय है जिसमें आपको सबसे पहले आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र वो आपको आर्थिक भूगोल की विधियों का महत्वपूर्ण या अपन कह सकते हैं इनका ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज अपन बात करेंगे आर्थिक भूगोल की महत्वपूर्ण विधियां, यानी आर्थिक भूगोल का अध्ययन अपन किन किन विधियों से करते हैं या आर्थिक भूगोल का अध्ययन करने में कौन कौन सी जो विधियां हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्थिक भूगोल में जो अध्ययन की जो विधियां होती है वो मुख्य रूप से कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आर्थिक भूगोल में जो अध्ययन की जो विधियां होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, यानी उनका जो वर्गीकरण किया गया, एक साधारण वर्गीकरण किया गया है, उसमें अपन प्रमुख रूप से 3 विधियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक विधि का नाम है क्रमबद्ध विधि या अपन कह सकते हैं वस्तुगत उपागम विधि। उपागम का मतलब विधि होता है, तो वस्तुगत उपागम। दूसरी अपन पढ़ेंगे एक प्रादेशिक विधि होती है, प्रादेशिक उपागम। फिर एक अपन तीसरी विधि पढ़ेंगे कि जो प्रादेशिक के बाद में एक और विधि है सैद्धांतिक उपागम, यानी सैद्धांतिक विधि, प्रादेशिक विधि और क्रमबद्ध विधि। अपन इन 3 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब प्रादेशिक विधि को भी अपन फिर 2 भागों में, अलग अलग भागों में बांट देते हैं। एक रूपात्मक विधि होती है, एक कर्मोपक्षी विधि होती है, कर्मोपलक्षी विधि। एक रूपात्मक विधि होती है, एक कर्मोपलक्षी विधि होती है। तो आज हम इन 3 विधियों में से अपन मुख्य रूप से 2 विधियों पर चर्चा करेंगे और हमारा चर्चा का विषय रहेगा मुख्य रूप से एक क्रमबद्ध अध्ययन विधि और एक दूसरा रहेगा सैद्धांतिक अध्ययन विधि। तो अगर जनरली भाषा में मैं आपको बता दूं कि जो ये क्रमबद्ध अध्ययन विधि क्या होता है या सैद्धांतिक अध्ययन विधि क्या होता है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध का मतलब ये होता है क्रमबद्ध, यानी कोई भी अपन जैसे कोई भी विषय को पढ़ते हैं, अगर उसको एक व्यवस्थित रूप से अपन क्रमबद्ध रूप से अगर पढ़ते हैं तो उसको अपन उसी विधि को, अगर क्रमबद्ध विधि को अपन पढ़ने का जो तरीका है, जो अपन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध रूप से, तो वो जो पढ़ने का तरीका ही अपन का क्रमबद्ध विधि कहलाता है। जैसे अपन कोई भी कार्य करते हैं वो अगर व्यवस्थित रूप से कार्य है तो वो करने का जो तरीका होता है कार्य को एक निश्चित रूप में, निश्चित दिशा में, एक निश्चित समय में, जो क्रमबद्ध कहते हैं जिसको अपन, वो ही अपन का क्या होता है, अपन कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। यानी अपन किसी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, यानी अपन जैसे किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो उस हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी कार्य को किया जाए तो जो कार्य करना होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन विधि कहते हैं। अध्ययन का मतलब अपन किसी भी वस्तु को पढ़ना, जैसे अपन किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो वो आपका अध्ययन हो गया। जैसे अपन बात करते हैं एक सैद्धांतिक उपागम होता है, इसका मतलब ये होता है कुछ इसके नियम वगैरह होते हैं, कुछ इसके विशेषताएं होती हैं। सैद्धांतिक का मतलब एक सिद्धांत के अनुसार वो काम करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अपन देखते हैं कि जो भारत में जो चाय या कहवा के जो बागान है वो एक निश्चित क्षेत्र में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके लिए जो सिद्धांत या जो उनके लिए जो विशेष रूप से जो दशाएं होती हैं, विशेष तापमान होता है, विशेष रूप से वर्षा होती है, वहां पर विशेष क्षेत्र होता है, विशेष वहां आर्द्रता होती है, वहां विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसलिए वो फसलें ओनली उसी क्षेत्र में होती है जहां पर वो एक विशेष रूप से उनके लिए एक सिद्धांतिक रूप से विशेष प्रकार की जो जलवायु दशाएं होती है। तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, सैद्धांतिक उपागम विधि के अंदर अपन पढ़ेंगे कि किसी भी एक फसल के लिए एक विशेष जगह होना कितना महत्वपूर्ण है, और उसको अपन पढ़ते हैं सैद्धांतिक भूगोल में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वस्तुगत उपागम या क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी भी वस्तु को अपन, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए अपन क्रमबद्ध रूप से तैयार होना। जैसे प्रथम अध्याय को पढ़ा, फिर दूसरे को पढ़ा, फिर तीसरे को पढ़ा। तो इस प्रकार अपन एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में किसी भी वस्तु को पढ़ना या किसी भी अन्य जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ना, वही आपका क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। जैसे अपन बात करते हैं क्रमबद्ध अध्ययन विधि। इस विधि में अलग अलग पदार्थों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। अलग अलग पदार्थ होते हैं या अलग अलग जो अध्याय होते हैं, अलग अलग जो अध्याय होते हैं या अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनका अपन क्या करते हैं, क्रमबद्ध विधि से अपन उनका अध्ययन करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास में राजस्थान भूगोल की किताब है, राजस्थान भूगोल की किताब है, मान लो ये राजस्थान भूगोल। तो उसमें क्या आएगा, जैसे इसमें
2 अध्याय दिए हुए 3, 4। तो सबसे पहले उसमें आएगी राजस्थान की पृष्ठभूमि, या जैसे अपन राजस्थान की भूमिका, इस प्रकार से। फिर आएगा राजस्थान के भौतिक विभाग, फिर आएगा राजस्थान की मिट्टी, फिर आएगा राजस्थान की जलवायु। यानी ये अपन प्रत्येक अध्याय में अलग अलग अध्याय में अपन अलग अलग विषय का अपन अध्ययन करेंगे। एक बुक में अपन कह सकते हैं, एक ही किताब में अलग अलग अध्याय में अपन अलग अलग वस्तु का, यानी जो वस्तु विषय वस्तु होती है वो अलग अलग होगी। अगर उनका अध्ययन करते हैं तो यही जो अपन का अध्ययन करना कहलाता है, ये क्रमबद्ध रूप से अगर कहलाता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, इस विधि में अलग अलग पदार्थों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, यानी अलग अलग अध्यायों का। जैसे पहले ये पढ़ लिया, राजस्थान की भूमिका पढ़ ली, फिर राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ लिया, फिर राजस्थान की मिट्टी पढ़ ली, फिर राजस्थान की जलवायु। यानी ये टॉपिक अलग अलग है, लेकिन अपन ने किया क्या, एक क्रमबद्ध रूप से इनका अध्ययन शुरू किया। पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया, एक क्रमबद्ध इनका अध्ययन किया। इस विधि को प्रकरण या वैश्विक विधि भी कहते हैं। प्रकरण का मतलब होता है, जैसे मैं बता देता हूं, कोई भी जो विषय वस्तु होती है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रकरण। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो मेरी विषय वस्तु क्या है या मेरा प्रकरण क्या है, तो मेरा प्रकरण है कि भूगोल की प्रमुख विधियां, आर्थिक भूगोल की प्रमुख विधियां। जो प्रकरण होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है, यानी अध्याय का नाम। प्रकरण का मतलब होता है अध्याय का नाम। ये मेरा अध्याय का नाम है, आर्थिक भूगोल की प्रमुख विधियां। तो ये एक प्रकरण हो गया। प्रकरण या इसको अपन वैश्विक उपागम भी कहते हैं, यानी ये कोई विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। इसलिए इस विधि के अंदर प्रत्येक आर्थिक क्रिया का उत्पादन, जैसे कोई भी अपन आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं तो किसी भी आर्थिक क्रिया का उत्पादन, पहले अपन उसके उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके विनिमय के बारे में अध्ययन करेंगे, या उन सभी का आदि का अलग अलग प्रकरणों में अध्ययन करते हैं। अपन क्या करते हैं, जैसे अपन आर्थिक भूगोल की बुक पढ़ रहे हैं, तो आर्थिक भूगोल की बुक में अपन क्या करेंगे कि उद्योग लिखा हुआ कोई अपन का विषय का, यानी अपन का प्रकरण है उद्योग, उसमें फिर लिखा हुआ आएगा सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, फिर लिखा आएगा कागज उद्योग, फिर लिखा आएगा आपके रेशम उद्योग, फिर लिखा आएगा जैसे चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, लोहा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, उस विषय वस्तु में, एक ही विषय वस्तु में अलग अलग प्रकार से, जैसे अपन आर्थिक भूगोल विषय है तो आर्थिक भूगोल से संबंधित उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो अध्याय दिए होंगे, जो प्रकरण दिए होंगे, उनका अपन एक क्रमबद्ध रूप से अपन अध्ययन करते हैं आर्थिक भूगोल में। जैसे अपन एक और उदाहरण अभी बताएंगे, जैसे अपन बताते हैं कि कृषि भूगोल। जैसे अपन ने मान लिया आर्थिक भूगोल का, मैंने यहाँ बता दिया कि कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप है उनका अपन क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे उनके व्यापार है, उनका उत्पादन है, उनका वितरण है, उनका व्यापार है, इन सब का अपन अलग अलग प्रकार से अलग अलग अध्याय में उनका वर्णन करते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण अलग बता देता है, जैसे कृषि भूगोल है। कृषि भूगोल की बुक है आपके पास में, तो कृषि भूगोल में आपको क्या मिलेगा, उस बुक में आपको क्या मिलेगा, कृषि भूगोल से संबंधित कुछ अध्याय मिलेंगे। उसमें कृषि भूगोल से संबंधित कुछ अध्याय मिलेंगे। जैसे आपको वहां मिल गई प्रमुख फसलें, जैसे चीनी है, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, चावल है, गेहूं है, रबड़ है, अपन कह सकते हैं रबड़ है, कहवा है, ये सभी प्रकार की आपको फसलें मिलेगी। तो उन फसलों को अपन क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से एक एक फसलों को अपन उनका अध्ययन करते हैं। यानी कोई भी एक विषय वस्तु ऐसी होगी, कोई एक किताब ऐसी होगी, वो उसी से संबंधित हो। जैसे कृषि भूगोल या बुक है तो इसमें कृषि भूगोल से संबंधित आपको अध्याय मिलेंगे, तो उसका अपन अलग अलग रूपों में अध्ययन करेंगे। यहां मैंने आपको बताया आर्थिक भूगोल है, तो आर्थिक भूगोल में अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे जो व्यापार होता है, व्यापार विनिमय, उनके बारे में पढ़ते हैं, कितना उत्पादन हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कहां कहां पर उनका वितरण किया गया, विश्व में कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, वो अपन सब किस में पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं। तो अपन ने यहाँ एक दूसरे उदाहरण में कृषि भूगोल के अंतर्गत चावल, गेहूं, मक्का, चुकंदर, गन्ना, रबड़, चाय, रेशम आदि फसलों के बारे में अपन ने क्या अलग अलग रूप से अध्ययन किया। यहाँ तो फसलों के रूप में अपन ने क्रमबद्ध रूप से अलग अलग अध्ययन किया। जैसे मैंने मान लो कोई भी एक फसल का अध्ययन किया, जैसे मैंने आपको बताया भी था विश्व लेवल पर, जैसे गन्ने की फसल का, तो अपन ने क्या किया था, गन्ने की फसल सबसे पहले वो कौन सी जलवायु में उगती है, जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु में, या वो रबी की फसल है या खरीफ की, तो मैंने आपको बताया वो खरीफ की फसल है। फिर मैंने आपको क्रमबद्ध बताया, मैंने कहा इसमें इतना तापमान होना चाहिए, इतनी औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए,
फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार के जो श्रमिक होने चाहिए, इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर बाद में मैंने बताया आपके उत्पादक राज्य या उत्पादक देश कौन कौन से। मैंने आपको एक फसल का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करवाया। तो ये जो क्रमबद्ध रूप से इनका अध्ययन करवाना ही मेरा क्या तात्पर्य है, मैं क्रमबद्ध अध्ययन विधि अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब किसी भी विषय वस्तु का प्रकरण का आप क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हो तो उसी को ही अपन क्या कहते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन विधि कहते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण से बता देता हूं कि प्रत्येक पदार्थ के लिए आवश्यक दशाओं का विश्व के विभिन्न प्रदेशों में उस पदार्थ की उत्पादन की मात्रा, जैसे कोई भी एक विशेष पदार्थ ले लिया अपन ने, फिर अपन कहेंगे उसका विश्व स्तर पर उसका उत्पादन की मात्रा क्या है, यानी अपन कोई भी एक विषय वस्तु पढ़ रहे, फिर अपन पढ़ेंगे उसका व्यापार कितना हुआ, फिर अपन पढ़ेंगे कि उस पदार्थ का जो आयात निर्यात किस प्रकार हुआ, यानी वो सब अपन अगर विश्व लेवल पर पढ़ते हैं तो उनका अपन क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध या एक सारणीबद्ध उनका अध्ययन करते हैं, तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, क्रम। जैसे अपन एक और उदाहरण दे दिया मैंने, इसी प्रकार अगर निर्माण उद्योग है आपके पास में, अगर निर्माण उद्योग है, अगर किसी भी बुक का नाम है औद्योगिक या भूगोल, या अपन कह सकते हैं औद्योगिक भूगोल की इकाई, तो औद्योगिक भूगोल इकाई की जो आपके पास में बुक है उसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ उद्योगों की लिस्ट मिलेगी। जैसे यहाँ सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, चीनी उद्योग, कहवा उद्योग, इस प्रकार आपको लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एक समय सारणी मिलेगी, आपको एक इंडेक्स मिलेगी। फिर आप उस इंडेक्स का क्या करोगे, शुरुआत से लेकर एक एक दो आप क्रम करते हुए एक पहला अध्याय पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा, यानी प्रत्येक जो बुक है उस बुक में प्रत्येक अध्याय में आपको अलग अलग रूप से उनका अलग अलग वर्गीकरण करके क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है। यानी पहला जैसे सूती वस्त्र पढ़ लिया, तो सूती वस्त्र में आप क्या पढ़ोगे, सूती वस्त्र कहाँ का प्रसिद्ध है, या सूती वस्त्र के लिए कौन सा कच्चा माल है, किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, किस प्रकार के वहां पर उद्योग धंधे होने चाहिए, किस प्रकार की परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार वहां पर कोयला या जो अपन कह सकते हैं जो कच्चा माल होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, फिर उनका वितरण, फिर वो कौन कौन से राज्यों में। यानी अपन उस आर्थिक भूगोल, ये जो आपके पढ़ रहे हैं निर्माण उद्योग भूगोल, उसी में अपन क्या करते हैं, प्रत्येक उद्योग का अलग अलग रूप से अपन प्रत्येक अध्याय या प्रकरण का अलग अलग रूप से क्रमबद्ध रूप से अपन अध्ययन करते हैं, उसको अपन कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन विधि। तो ये तो हो गई, मैंने आपको पहले बता दिया कि निर्माण उद्योग में अपन भूगोल में क्या पढ़ेंगे, लोहा इस्पात निर्माण, सूती वस्त्र इस्पात निर्माण, या ऊनी वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि का पृथक पृथक अध्ययन करते हैं। यानी कोई भी एक विषय वस्तु है उसमें जो पाठ के जो अध्ययन दिए हुए हैं, जैसे अपन कहते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में आपको पता है क्या दिया होगा, स्थलखंड दिए होंगे, महासागर, महाद्वीप, इस प्रकार से दिए होंगे। जो जिस विषय वस्तु से संबंधित है उसी विषय वस्तु से संबंधित आपको अध्याय या प्रकरण दिए होंगे और उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना आपको पड़ेगा। और वो क्रमबद्ध अध्ययन ही आपको क्या कहलाती है, क्रमबद्ध अध्ययन विधि कहलाती है आर्थिक भूगोल में। फिर अपन बात करते हैं, एक विधि आती है दूसरी, सैद्धांतिक उपागम विधि। सैद्धांतिक विधि, सैद्धांतिक का मतलब ये होता है कि कोई भी एक वस्तु जिसके लिए एक सिद्धांत के अनुसार अगर वो काम करती है तो वो उसके लिए एक सैद्धांतिक परिस्थितियां हो जाएगी। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है, जैसे आपके गली मोहल्ले या जो लाइटें लगी थी सौर ऊर्जा से, वो किस सिद्धांत पर काम करती है, उनका ये सिद्धांत है कि जो इवनिंग टाइम होता है, शाम का समय होता है, तो वो शाम का समय जैसे ही उस लाइट के ऊपर वहां पर छाया आएगी तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिक वो लाइट ऑन हो जाएगी। क्यों होगी, उसके जो सिद्धांत है या उसका जो किस सिद्धांत पर काम करता है कि यानी थोड़ा बहुत अंधेरा शुरू होते ही वो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, तो वो उस सिद्धांत पर काम करती है। जैसे अपन कहते हैं कोई भी विशेष क्षेत्र है वहां पर वही फसल विशेष रूप से वहां क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो वहीं पर लगती है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे कोई एक फसल की मैं बता देता हूं, अगर अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो मैं अगर बात बताता हूं कि जो मथानिया में आप सुनते हो कि वहां की मिर्ची, लाल मिर्ची बहुत ही फेमस है। अब वो वहीं की लाल मिर्ची क्यों फेमस है, अपन के यहाँ पीपड़ में भी तो लाल मिर्ची होती है, लाल मिर्ची जोधपुर में भी होती है, लेकिन वहां पर उस मिर्ची के लिए जो वातावरण है, वहां की जलवायु दशाएं, जैसे तापमान है, वहां पर जो मिट्टी में आर्द्रता है, या मिट्टी में उत्पादन की क्षमता है, या मिट्टी के जो संगठन है, वहां की मिट्टी का जो संगठन है वो एक अलग प्रकार का संगठन है, वो एक अलग प्रकार के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो वहां के जो
फसल है वो अलग प्रकार का स्वाद होगा वहाँ की मिर्ची का, और वही बीज अगर अपन यहाँ दूसरी जगह लाकर बोएंगे तो वहाँ अलग प्रकार का वातावरण मिलेगा उस फसल के लिए, उत्पादन के लिए। तो वह वहाँ की एक विशेष परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। वही अपन इसमें पढ़ते हैं सैद्धांतिक उपागम विधि में। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ कि धरातल पर उत्पादित होने वाली विभिन्न विषय वस्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष कारणों से उत्पन्न होती है। यानी कोई भी अपन के पृथ्वी तल पर कोई विशेष परिस्थितियां हैं किसी भी धरातल पर, जैसे अपन कहते हैं असम की चाय प्रसिद्ध है, तो असम के लिए वहाँ चाय के लिए वहाँ एक पर्सनल जो क्षेत्र होता है, वहीं पे असम तो इतना बड़ा क्षेत्रफल में है, लेकिन चाय तो विशेषकर कहीं कहीं क्षेत्रों में होती है असम में, क्योंकि वहाँ पर वहाँ एक विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। उन विशेष परिस्थितियों में वो विशेष फसल होती है। इसी को अपन कहते हैं सैद्धांतिक उपागम। जैसे अपन ने बात की जैसे विशेष फसल, जैसे मैंने मान ली कोई एक विशेष फसल, जैसे मैंने मान लिया चाय या मैंने मान लिया कहवा, क्या मान लिया मैंने, चाय मान ली। इस चाय के लिए आपको देखो विशेष फसल होगी। अब विशेष फसल के लिए विशेष तापमान चाहिएगा, क्या चाहिएगा, तापमान, विशेष तापमान चाहिएगा। अब विशेष वर्षा चाहिएगी, यानी इस फसल के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए। फिर इसके लिए चाहिएगा कालिक, यानी इसके लिए चाहिएगा एक समय अवधि, क्या चाहिएगा, समय या अपन कह सकते हैं अवधि, यानी ये उस विशेष क्षेत्र में। जैसे अपन क्षेत्र की बात कर ली, मान लो असम, जैसे मैंने बात कर ली असम, असम में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की कुछ विशेष परिस्थितियां इस प्रकार से है कि वहां पर एक विशेष फसल होती है। जैसे अपन बात की चाय की, तो उस चाय के लिए सब चीज विशेष होगी, विशेष तापमान होना चाहिए, विशेष वर्षा होनी चाहिए, विशेष समय अवधि, यानी वो 4 महीनों में, 6 महीनों में, 8 महीनों में जो एक अवधि होती है, उस अवधि के अंदर वो फसल पकेगी। तो वो क्या होगी, वो अगर वही आपकी सैद्धांतिक उपागम विधि के द्वारा अपन कह सकते हैं, उसको अपन समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको वापस बता देता हूं, धरातल पर उत्पादित होने वाली विभिन्न विषय वस्तु यानी अलग अलग कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष तो परिस्थितियां होनी चाहिए और विशेष कारण होने चाहिए वहां। जैसे वो वहीं क्यों लग रही है, तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे, क्योंकि वहां की जो ये जलवायु दशाएं हैं वो उस कारणों को प्रभावित करती है और उनसे उत्पन्न होती हैं। जैसे विशेष फसलें, विशेष तापमान, विशेष वर्षा की मात्रा, उनका कालिक वितरण आदि इन फसलों के लिए सैद्धांतिक प्रस्तुति करते हैं, यानी यही अपन के सैद्धांतिक उपागम है। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे मैंने आपको चाय का उदाहरण दिया, तो वहां पर विशेष परिस्थिति। अब जैसे जो लोग अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या, उन्होंने देखा कि जो अपन के यहाँ पर एक फसल का नाम है रबड़, तो पहले क्या हुआ था, ये रबड़ है ना, अपन के एशिया में नहीं हुआ करता था। यानी जो अभी अपन बात करते हैं रबड़ मलेशिया या ये जो अपन के फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, यहाँ पर रबड़ की फसल होती है। तो पहले ये रबड़ अपन के यहाँ पर नहीं होता था। क्यों कुछ नहीं होता था? तो इसके लिए अंग्रेजों ने देखा कि ब्राजील स्थान है दक्षिणी अमेरिका का, ब्राजील स्थान है दक्षिणी अमेरिका का, तो यहाँ पर इसके उगने की जो एक विशेष परिस्थितियां होती है या कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं कि ये यहाँ पर रबड़ उगता है, ये यहाँ पर क्या उगता है, रबड़। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ऐसी की ऐसी जो परिस्थितियां, जहां ब्राजील में जो विशेष तापमान है, विशेष वर्षा है, विशेष अपन कह सकते हैं मिट्टी है, तो इन्होंने अंग्रेजों ने देखा कि भारत में भी मलेशिया में ऐसी स्थितियां हैं, इसके जैसा विशेष तापमान है, इसके जैसी वर्षा होती है, इसकी जैसी मिट्टी है। तो उन्होंने क्या इस रबड़ के पौधे को लाकर कहाँ लगाया, या मलेशिया में इस रबड़ के पौधे को लाकर लगा दिया, इस पौधे को लाकर यहाँ लगा दिया। क्यों? इनको पता था कि इस प्रकार की जो विशेष स्थितियां होती है वो यहाँ मलेशिया में पाई जाती है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ रबड़ के पौधे को लगाया और रबड़ का पौधा आराम से उत्पादित होने लगा। और साल दर साल जो मलेशिया में है जो रबड़ की फसल है जो वृद्धि करती गई, उत्पादन बढ़ता गया। तो इस प्रकार यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ की स्थितियों से मिलती जुलती है, इसलिए तो यहाँ पर रबड़ का पौधा उत्पादन दर बढ़ रही है। तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ के सैद्धांतिक और यहाँ के सिद्धांत दोनों मिलते जुलते हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की स्थितियाँ दोनों मिलती जुलती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कुछ जो विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष कारण होते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जो एक निश्चित सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। किस पे? एक निश्चित सिद्धांत या एक निश्चित सैद्धांतिक विधि के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, सैद्धांतिक विधि कहते हैं। थैंक यू।